करंट इलेक्ट्रिसिटी में अब पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। देखिए, तो फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करेंगे। सबसे पहले फैक्टर देख रहे हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर की हम बात करें, कह रहे हैं व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज देन, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तब क्या होगा। अगर बात करें थर्मल स्पीड की, तो थर्मल स्पीड बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। क्यों होगी, तो देखिए क्योंकि थर्मल स्पीड का फॉर्मूला क्या था, √3kT/m, ठीक है। और अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर, ये रूट कंप्लीट था, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो थर्मल स्पीड इंक्रीज होगी, तो क्लियर होगी बात। एक और फॉर्मूले से हम डिफाइन कर सकते हैं, थर्मल स्पीड क्या थी, λ/T, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, या कह सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम और ये रिलैक्सेशन डिस्टेंस, ठीक है। जो मीन फ्री पाथ था अपॉन टाइम, टाइम कौन सा, रिलैक्सेशन टाइम। तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हो गई फ्री पाथ और टाइम हो गया रिलैक्सेशन टाइम। इनका दोनों का रेशियो भी क्या बताता है, थर्मल स्पीड को बताता है। जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते थे, और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, टो क्या हो जाता है, डिक्रीज, और टो डिक्रीज होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इससे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि थर्मल स्पीड टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक और बात करें, मोबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होगी, डिक्रीज होगी। कैसे, मोबिलिटी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, E/m। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे तो टॉ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। टो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और टो डिक्रीज होगा तो मोबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। नेक्स्ट देखें, ड्रिफ्ट स्पीड, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी, क्या इंक्रीज होता है, ड्रिफ्ट जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। देखिए थर्मल स्पीड तो इंक्रीज हो रही थी टेम्परेचर बढ़ाने से, मगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर उसका रिलेशन देखें तो वो क्या आती है, μ/E। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से म्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो ई पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मगर म्यू क्या होगी, डिक्रीज। अभी हमने देखा म्यू डिक्रीज होगी तो क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बात करते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी अगर हम बात करेंगे तो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, टो के। और टेम्परेचर के बढ़ाने से टो घट रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टिविटी दो ही बातों पे डिपेंड कर रही थी, एक तो नेचर पे मटेरियल्स की और एक किस पे, टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड कर रही थी, क्योंकि इसके फॉर्मूले में क्या रहा था, टो। चलिए बात करें कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, किसके, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। और टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेजिस्टिविटी के। क्लियर। और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, अगर हम बात करें कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत छोटे छोटे से यहाँ से प्रॉब्लम पूछ लेता है, ये अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसे थोड़ा सही से आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट टाइम ये मेन बात निकल कर आ गई कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे कंडक्टेंस का रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब आगे देखिए वो कैसे इंक्रीज करेगा। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज करता है, तो जरा समझिए। ये कह रहे हैं व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज देन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज एंड रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एज। तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर का इंक्रीज करने से इंक्रीज होता है, और किस तरीके से वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। देखिए ये क्या हो गया, आर मतलब रेजिस्टेंस है, टी मतलब थीटा, मतलब थीटा टेम्परेचर पे। तो थीटा टेम्परेचर पे अगर हम बात करें तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं किसी कंडक्टर का, तो आर थीटा इक्वल होगा आर नॉट। आर नॉट क्या है, ये रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इनटू होगा 1 प्लस अल्फा थीटा। थीटा यहाँ किसको इंडिकेट कर रहा है, टेम्परेचर को। टेम्परेचर को यहाँ हम टी से इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थीटा से। चलिए तो ये रेजिस्टेंस हो गया थीटा टेम्परेचर पे, ये रेजिस्टेंस हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये अल्फा क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहलाता है। तो देखिए आर थीटा क्या होगा, रेजिस्टेंस एट थीटा टेम्परेचर, आर नोट क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और अल्फा क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और थीटा क्या है, टेम्परेचर है इन डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात देखें कुछ अल्फा के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, तो अल्फा के बारे में क्या है जरा देखिए। ये कह रहे हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर अल्फा। अल्फा क्या है, बेसिकली अल्फा इंडिकेट अबाउट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा हमें क्या बताता है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बताएगा, मतलब कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने पे टेम्परेचर में कितना, रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा अल्फा होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस में क्या आएगा, चेंज आएगा टेम्परेचर के चेंज करने से। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड में जो चेंज आएगा रेजिस्टेंस में उसे क्या बोलते हैं, अल्फा। चलिए
तो ये क्या हो रहा है, मोर वैल्यू ऑफ अल्फा मींस मोर वेरिएशन इन रेजिस्टेंस। तो जितना ज़्यादा अल्फा होगा उतना ज़्यादा क्या आएगा, चेंज आएगा किसमें, रेजिस्टेंस में। देखिए आ भी रहा है, अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू था आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा थीटा। तो अल्फा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, टेम्परेचर में, रेजिस्टेंस में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो देखिए ये कह रहा है फॉर मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन यह बोलते हैं इसे यूरेका, अल्फा इज वेरी लेस, सो दीज आर यूज इन द मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। दो सब्सटेंस है, एक तो मैग्नीन है और एक कॉन्स्टेंटन है। ये दो सब्सटेंस ऐसे हैं जिनके लिए अल्फा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, तो इन्हें यूज़ करते हैं हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में। मतलब टेम्परेचर के चेंज करने से इनमें रेजिस्टेंस में चेंज बहुत स्मॉल आता है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है अल्फा, अगर हम बात करें टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, वो डिपेंड करेगा अल्फा के साइन पे। तो कह रहा है साइन ऑफ अल्फा इंडिकेट वेदर रेजिस्टेंस इंक्रीज और या डिक्रीज। तो अल्फा का जो साइन है वो इंडिकेट करेगा कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा टेम्परेचर के चेंज करने से। अगर हम बात करें इफ़ अल्फा इज पॉजिटिव, अगर अल्फा पॉजिटिव है देन तब अगर हम टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, मगर किसके लिए, फॉर कंडक्टर्स के लिए। अगर हम बात करें इफ़ अल्फा क्या होगा, नेगेटिव, तब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज। और जनरली क्या होता है, जो कंडक्टर है उनके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और अगर हम बात करें सेमी कंडक्टर्स या इंसुलेटर तो उनके लिए अल्फा की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। तो अगर कंडक्टर्स की बात करेंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मगर सेमी कंडक्टर्स या इंसुलेटर की बात करेंगे तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या है, इस केस में नेगेटिव है। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करें, यहाँ देखिए, ये देखिए जी, अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस थीटा टेम्परेचर पे क्या हो गया, वह आर थीटा इक्वल होगा आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा थीटा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें आर थीटा इज इक्वल टू हो गया, अगर आर नॉट की इनसाइड मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा थीटा। अब हम क्या करें, इसमें इस आर नॉट को इधर ले जाए तो यहाँ से क्या होगा, आर नॉट अल्फा थीटा इज इक्वल टू होगा आर थीटा माइनस आर नॉट। तो यहाँ से अगर हम अल्फा निकालें तो अल्फा कैलकुलेट करें तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, आर थीटा अपॉन आर नॉट डिवाइडेड बाई कौन हो जाएगा, आर नॉट अल्फा। तो अगर हम बात करें ये क्या है, रेजिस्टेंस में चेंज, और ये इनिशियल रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस में चेंज, और ये हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस। इन दोनों का रेशो, ये क्या कहलाएगा, रेशो। ये अगर हम बात करें अल्फा की वैल्यू हो गई आर थीटा माइनस आर नोट अपॉन आर नोट इंटू थीटा। अगर हम बात करें तो ये क्या है, रेजिस्टेंस में चेंज, और रेजिस्टेंस के चेंज को इनिशियल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो इसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल चेंज। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा इज इक्वल टू होगा फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, जहाँ थीटा क्या है, टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस में जो फ्रैक्शनल चेंज है उसको डिवाइड कर दें अगर आप किससे, टेम्परेचर से, तो वही क्या कहलाता है, अल्फा। क्लियर। तो अल्फा की यहाँ से डेफिनेशन क्या आ गई, तो अल्फा इज इक्वल टू होगा फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। चलिए यूनिट की बात करें अगर हम इसकी, तो देखिए रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ये इसकी यूनिट भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, चाहे डिफरेंस हो चाहे सम हो, तो ओवरऑल यूनिट क्या रहेगी इसकी, रेजिस्टेंस। तो ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, तो या तो आपस में कोई यूनिट होगी नहीं, तो सिर्फ क्या होगा, अल्फा की जो यूनिट है वो क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टेम्परेचर के, या कह सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। तो यूनिट ऑफ अल्फा क्या होगा, पर डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देखिए, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें किसमें, आर थीटा और थीटा में, मतलब टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में, तो देखिए टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस और ये टेम्परेचर के अगर ग्राफ हम ड्रॉ करें तो देखिए इक्वेशन क्या होगी, आर थीटा इक्वल था आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा टी। अगर आर नॉट के अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, आर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा थीटा। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है किसमें, आर थीटा में और किसमें, थीटा में। तो ये तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर क्वांटिटी हो गई, और ये क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी। जो परपेंडिकुलर क्वांटिटी उसे बोल देंगे वाई, और जो हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी थीटा उसे क्या बोल देंगे, एक्स। तो स्लोप की इक्वेशन क्या होगी स्ट्रेट लाइन के लिए, वाई इज इक्वल टू होगा एम एक्स प्लस सी। तो अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे जो सी है वो सी किसके इक्वल है, आर नॉट के। तो और सी जो इंटरसेप्ट है वो कैसा आ रहा है, आर नॉट, और आर नॉट क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ग्राफ कहीं यहाँ से प्लस वैल्यू से स्टार्ट होगा। अगर ये इंटरसेप्ट जीरो होता तो कहाँ से स्टार्ट होता, ओरिजिन से, तो ये कहीं प्लस पॉजिटिव पार्ट से स्टार्ट होगा। अब बात करें स्लोप की, एम, तो स्लोप क्या है, आर नॉट अल्फा, और आर नॉट अल्फा ये स्लोप कैसा है, प्लस का है, प्लस का है तो ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर। और ये कैसा है, कांस्टेंट है, आर नॉट भी कांस्टेंट है और अल्फा भी कांस्टेंट, तो इनकी प्रोडक्ट भी, इनकी जो मल्टीप्लाई है वो भी क्या होगा, प्रोडक्ट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो देखिए प्लस है तो कहाँ जा रहा है, ऊपर, और कांस्टेंट है तो कैसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन। और ये जो वैल्यू है इंटरसेप्ट, ये क्या कहलाएगा, आर नॉट। ठीक है, इसकी स्लोप की बात करें तो इसका स्लोप किसके इक्वल है, आर नॉट अल्फा के। चलिए, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ गया, ये
अब हम बात करें, देखिए इसमें अगर हम बात करें, यहाँ देखिए ये हमारे पास ग्राफ आया था किसका, आर थीटा और थीटा का। ये हमारे पास कहीं पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ था और कैसा था, स्ट्रेट लाइन, स्लो प्लस था तो इसलिए ऊपर जा रहा था, और कांस्टेंट था तो स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इसे पीछे बढ़ाऊं तो ये किसी इस पॉइंट पे कट करेगा, इस समय इस पॉइंट पे, इस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इसे बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसे बोलते हैं थीटा सी, मतलब इसे बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो। तो थीटा सी क्या कहलाएगा यहाँ पे, क्रिटिकल टेम्परेचर, और ये क्या, एट क्रिटिकल टेम्परेचर आर इज जीरो, क्रिटिकल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो। तो अगर हम बात करें देखिए, तो देखिए जी, ये कह रहा है व्हेन ए टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर डिक्रीज, जैसे जैसे हम किसी भी कंडक्टर की बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर की बात नहीं कर रहे हैं। व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर डिक्रीज देन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आल्सो डिक्रीज, तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वैसे वैसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बिकम्स जीरो, और किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस घटते घटते डिक्रीज होते होते क्या आ जाएगा, जीरो। एट, ये कह रहा है दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर, और इसी टेम्परेचर को, इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी, और यही क्या कहलाता है, सुपर कंडक्टिविटी। क्लियर हो गई बात। अब क्या हो जाएगा, जब रेजिस्टेंस किसी का जीरो हो गया तो वो कैसे काम करेगा, सुपर कंडक्टर की तरह, मतलब रेजिस्टेंस करंट फ्लो का कोई अपोज होगा ही नहीं। अगर हम बात करें, कुछ डाटा देख लें, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देख लें, तो अगर मरकरी के लिए बात करें तो मरकरी के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कितना है, 4.2 केल्विन, और अगर कॉपर के लिए देख लें तो उसकी वैल्यू है माइनस कितनी, 234.5 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, कह रहा है फॉर ए कंडक्टर वी आई कर्व ऑफ टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 आर गिवन इन फिगर। ये कह रहा है V और I के बीच में ग्राफ दे रखा है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, एक T1 टेम्परेचर और एक T2 टेम्परेचर पे। T1 टेम्परेचर पे ग्राफ ये है V और I का, और T2 टेम्परेचर पे ये है, ये इधर से थीटा एंगल बना रहा है, वो उधर से थीटा एंगल बना रहा है। तो ये बताना है कि T1 T2 और T1 T2 में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो देखिए, तो हमें ये ऑप्शन दे रखें कि T1 इजिकल टू है T2, या T1 बड़ा है T2 से, या T1 छोटा है T2 से। तो हम देखिए, अगर हम बात करें V और I का कर्व, V और I का ग्राफ अगर हमारे पास है तो उसका स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप निकलता है tan थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर क्वांटिटी अपॉन बेस क्वांटिटी। तो स्लोप यानी कि tan थीटा वो क्या होगा, V अपॉन I, और V अपॉन I क्या बताता है, R को। तो अगर V और I का ग्राफ है तो वो हमें, उसका जो स्लोप है वो हमें किसको बताता है, रेजिस्टेंस को। तो देखिए जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ गया, tan थीटा के, मतलब स्लोप के। तो यहाँ पे जो स्लोप है tan थीटा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को। अब जितना ज़्यादा थीटा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस। अब थीटा ज़्यादा है किसका, अगर हम देखें तो थीटा क्या होगा, टी टू का एंगल तो कितना है थीटा, और T2, और अगर T1 का टेम्परेचर का एंगल देखें तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और ये क्या होगा, ये T1 का जो टेम्परेचर है, या T1 का कह सकते हैं एंगल है, वो क्या होगा, बड़ा। तो देखिए अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप T1 टेम्परेचर पे ज़्यादा है कि T2 पे, तो जिसका एंगल ज़्यादा है उसी का क्या होगा, स्लोप बड़ा होगा। तो क्योंकि जितना ज़्यादा थीटा उतना ज़्यादा क्या होगा, tan थीटा, और उतना ज़्यादा क्या होगा, R, और जितना ज़्यादा R होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये समझिए, थीटा जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे tan थीटा बढ़ेगा, tan थीटा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो स्लोप ऑफ T1, तो T1 का स्लोप ज़्यादा है क्योंकि उसका एंगल देखिए ज़्यादा है, और T2 का एंगल कम है। तो T1 का स्लोप ज़्यादा होगा किससे, T2 से। तो इसका मतलब T1 टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो बड़ा होगा किससे, T2 टेम्परेचर के रेजिस्टेंस से। और जब R1 बड़ा है तो इसका मतलब T1 टेम्परेचर बड़ा होगा किससे, T2 से, क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस बड़ा उसका रेस्पेक्टिव टेम्परेचर भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो आंसर क्या हो गया, T1 बड़ा होगा किससे, T2 से। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर हम देखें, ये कह रहा है, ये देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन प्रीवियस क्वेश्चन प्रूव दैट T1 माइनस T2 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, cot 2 थीटा के। ये कह रहा है कि इसी प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, प्रूव करिए कि T1 माइनस T2 का जो डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, cot थीटा के। तो बड़ा सिंपल सी बात है। देखिए अगर मैं बात करूं T1 टेम्परेचर की, तो T1 टेम्परेचर पर देखूं तो जो स्लोप है tan थीटा रेजिस्टेंस है, R इक्वल होगा R1 इक्वल होगा R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T1, और ये रेजिस्टेंस पता किससे चलता है, tan थीटा से, स्लोप ही तो बताता है रेजिस्टेंस को। तो ये कितना होगा tan थीटा, मगर यहाँ थीटा है कितना, किसके लिए, टेम्परेचर T1 के लिए, कितना होगा 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा।
बात करें T2 टेम्परेचर पे, तो T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना होगा R2, और इस R2 की वैल्यू होगी कितनी R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2, और ये होगा कितना स्लोप, जो रेजिस्टेंस है किसके इक्वल होगा स्लोप के, स्लोप क्या होगा tan थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है T2 टेम्परेचर के लिए स्लोप कितना था थीटा, और T1 टेम्परेचर के लिए कितना था वो 90 माइनस थीटा था। क्लियर। चलिए तो अगर हम बात करें, ये दोनों में बात समझ में आ रही, देखिए एंगल दोनों का मैंने आपको बताया था, ये देखिए इस T1 के लिए T2 के लिए एंगल कितना है थीटा है, और T1 के लिए उधर से थीटा, मगर इधर से कितना बचेगा ये 90 माइनस थीटा, तो इसलिए T1 के लिए R1 के लिए एंगल कितना आ रहा है 90 माइनस थीटा। तो इस 90 माइनस थीटा को हमने क्या कर लिया कॉट थीटा में कन्वर्ट कर लिया। देखिए तो tan 90 माइनस थीटा को हम क्या कह सकते हैं कॉट थीटा। तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। हमें क्या निकालना, हमें निकालना T1 माइनस T2, और T1 माइनस T2 कब मिलेगा जब मैं क्या करूँ इसमें से इसको माइनस कर दूँ, मतलब R में से माइनस कर दूँ R2 को, तो R1 माइनस R2 वो इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में से क्या कर दिया सेकंड को माइनस कर दिया, तो R1 माइनस R2 इक्वल हो जाएगा कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ वैल्यू रखिए, R1 की वैल्यू ये उठाकर रख लीजिए, कितना हो गया R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T1 माइनस R2 की जगह ये वैल्यू उठाकर रखिए R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 इज इक्वल टू क्या होगा कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। कॉट थीटा को हम खोल सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा को ओपन कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से इसको R0 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा R0 प्लस R0 अल्फा T1 माइनस ये क्या होगा R0 माइनस R0 अल्फा T2, तो ये माइनस R0 से R0 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा सिर्फ बचेगा R0 अल्फा कॉमन हो जाएगा T1 माइनस T2। देखिए R0 अल्फा दोनों में से कॉमन, और यहाँ बचेगा T1 माइनस यहाँ बचेगा T2। ठीक है, ये वैल्यू निकल कर आई। अब अगर इसमें क्या ले लें एलसीएम ले लें, तो साइन थीटा कॉस थीटा इसका एलसीएम ले लें, तो इधर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, उधर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस 2 थीटा होता है कि नहीं होता। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो यहाँ 2 है नहीं, 2 नहीं है तो 2 लिख लो, आप बना लो जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, और 2 से क्या कर दूंगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और ये 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, और अपॉन में क्या होगा 2 वो कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। अब ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। उनने कहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सिर्फ इसका, इसे क्या बोल सकते हैं कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा को बोल सकते हैं कॉट थीटा। तो ये कितना आ जाएगा अगर हम यहाँ से सोल्व करें इसको, तो ये आ जाएगा 2 कॉट 2 थीटा। ठीक है, तो वो कह रहा है T1 माइनस T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके कॉट 2 थीटा के, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट टर्म्स है, तो ये क्या हो जाएगा कॉट 2 थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यही हमें प्रूव करना था कि प्रूव करिए कि T1 माइनस T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके कॉट 2 थीटा के। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा गया है, तो इसको आप समझ लीजिए क्योंकि रिपीट हो जाता है बार बार। ये कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 ओम इफ अल्फा इज इक्वल टू दे रखा दिस इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड, देन फाइंड आउट टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस बिकम्स डबल। ये कह रहा है हमारे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है 1 ओम है, और इस वायर का अल्फा दे रखा 0.00125 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह रहा है किस टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा डबल मतलब 2 ओम। तो देखिए रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, आर थीटा इज इक्वल टू होगा R0 इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा। हम दो इक्वेशन लगाइए, एक बार तो क्या रखिए जब ये क्या है, देखिए तो दो इक्वेशन हो जाएंगी, जब टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री सेंटीग्रेड तब उसमें रेजिस्टेंस कितना था 1, तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू हो गया R0 इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा, थीटा कितना था 27। अब वो कह रहा है कि टेम्परेचर कितना करूँ थीटा कितना करूँ कि रेजिस्टेंस कितना हो जाए 2, तो दो इक्वेशन बन गई, दोनों को हम क्या करें डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हम R0 से R0 कैंसिल ही हो गया, 2/1 इज इक्वल टू होगा 1 प्लस अल्फा थीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको, अब हम क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधा सा आंसर आ जाएगा। देखिए तो क्या करें, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर ले जाएं इसको इधर, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 54 अल्फा, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा कितना बचेगा 1 प्लस अल्फा थीटा। तो अब क्या करिए हमें थीटा ही तो निकालना है, तो बस इस 1 को इधर ले जाए, 1 को इधर ले जाए तो कितना बचेगा 2 में से जब 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा 1 प्लस 54 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा थीटा।
अब हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो क्या करिए, अल्फा से डिवाइड करिए। तो थीटा इज इक्वल टू निकालना, तो अल्फा को अपॉन में ले जाए। तो जब अल्फा को डिवाइड करेंगे तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा प्लस 54 अल्फा अपॉन अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कटेगा, कितना बचेगा 1 अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 54, और अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 0.00125, ये वैल्यू रख लीजिए। इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा ये, अगर इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा ये 800 प्लस साथ में क्या है 54, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 854 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर केल्विन में, अगर आंसर केल्विन में निकालना है तो आप क्या करेंगे 273 इसमें ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1127 केल्विन। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर हम देखें, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज R1 एंड R2। दो वायर हैं जिनका रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है R1 और R2, एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ टू वायर आर α1 और α2। कैलकुलेट टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू वायर इज इक्वल। तो वो कह रहा है कि वो टेम्परेचर बताइए जिस टेम्परेचर पे इन वायर के रेजिस्टेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। दो वायर हैं, दोनों वायरों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दोनों वायरों का रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है α1 और α2, और इनका जो डिग्री, इनका अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कितना दे रखा है α1 और α2। तो कह रहा है वो टेम्परेचर बताइए जिस टेम्परेचर पे इनके रेजिस्टेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। देखिए क्या फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ में, तो आर थीटा इक्वल होता है आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा। अब उसने क्या दे रखा है, फर्स्ट के लिए क्या दे रखा है आर नॉट की वैल्यू क्या दे रखी है α1, और दूसरे के लिए आर नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है अल्फा मतलब R2। एक के लिए दे रखा R1 और एक के लिए दे रखा R2, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर उनके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस कितने दे रखे थे R1 और R2। तो एक के लिए तो आर नॉट की वैल्यू कितनी हो गई R1 और दूसरे के लिए कितनी हो गई R2। तो R1 थीटा इज इक्वल टू होगा आर नॉट इंटू 1 प्लस α1 थीटा, मगर इसका जो α1 का जो नोट है वो कितना दे रखा है उन्होंने α1, ऐसे ही हो जाएगा R2 थीटा, मतलब सेकंड रेजिस्टेंस का सेकंड वायर का रेजिस्टेंस किस पे T टेम्परेचर पे या थीटा टेम्परेचर पे, वो कितना होगा आर नॉट इंटू 1 प्लस α2 इंटू थीटा, मगर ये आर नॉट की वैल्यू सेकंड वायर के लिए कितनी दे रखी है उसने R2, तो ये R1 और ये R2, बस दो इक्वेशन आ गई। अब वो कह रहा है कि किस टेम्परेचर पे दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो मान लीजिए थीटा टेम्परेचर पे R1 का रेजिस्टेंस ये हो गया, और थीटा ही टेम्परेचर पे सेकंड वायर का रेजिस्टेंस ये हो गया। दोनों का रेजिस्टेंस सेम टेम्परेचर पे ले लिया, किस पे थीटा पे। अब इन दोनों को क्या रख देना है, इक्वल। तो वो कह रहा है क्योंकि वो पूछ रहा है कि टेम्परेचर की क्या वैल्यू हो जिससे दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाए, इक्वल। तो इन दोनों वैल्यू को क्या रख दीजिए आप, इक्वल रख दीजिए। तो फर्स्ट वायर का और सेकंड वायर का हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया किस पे, थीटा टेम्परेचर पे, और उसको क्या रख देंगे अब, इक्वल रख देंगे। तो थीटा टेम्परेचर पे फर्स्ट का रेजिस्टेंस और थीटा टेम्परेचर पे सेकंड का रेजिस्टेंस, दोनों को क्या कर देंगे इक्वल, और दोनों की वैल्यू रखेंगे। तो ये कितना था R1 इंटू 1 प्लस α1 थीटा, और ये कितना था R2 इंटू 1 प्लस α2 इंटू थीटा। ठीक है, दो इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो R1 प्लस क्या हो जाएगा R1 α1 थीटा, इसको R2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 प्लस R2 α2 थीटा। ठीक है, हम इस R2 को इधर ले जाएं तो R1 माइनस R2, और इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे। ठीक है, मतलब थीटा को एक तरफ कर लेंगे, थीटा को एक तरफ करेंगे क्योंकि थीटा ही तो मुझे निकालना है। तो बस अब यहाँ से थीटा क्या ले लें हम, कॉमन, तो क्या बचेगा ये R1 माइनस R2, और अपॉन में क्या जाएगा R2, देखिए थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा R2 α2 माइनस R1 α1, तो उससे क्या कर देंगे डिवाइड, तो थीटा निकालेंगे कॉमन लेके, तो ये अपॉन में पहुंच जाएगा पूरी वैल्यू किसके, R1 माइनस R2 के अपॉन में आ जाएगी कौन, R2 α2 माइनस R1 α1। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इसमें कह रहा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ टू वायर आर अल्फा एंड माइनस बीटा। दो वायर हैं, उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट रखा है, एक का अल्फा और एक का माइनस बीटा। इफ नेट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वायर डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, देन फाइंड आउट रेशो ऑफ देयर रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कह रहा है कि दो वायर हैं जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट एक का अल्फा है एक का माइनस बीटा है, और ये कह रहा है कि इनको हमने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया। तो कह रहा है नेट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन का जो नेट रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो देखिए नेट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वायर डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर।
इन दोनों वायरों के सीरीज के कॉम्बिनेशन से जो रेजिस्टेंस निकल कर आता है वो टेम्परेचर से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट। देन फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन वायर का रेजिस्टेंस का रेशो बताना है। तो देखिए जी, मान लीजिए यही तो फॉर्मूला है हमारे पास कि आर थीटा इजिकल टू होता है आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा। ठीक है, जहाँ पे आर नॉट क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस और आर थीटा क्या होता है थीटा टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस। चलिए फर्स्ट के लिए हम बात करें तो फर्स्ट का रेजिस्टेंस अगर हम निकाल लें थीटा टेम्परेचर पे और ऐसे ही सेकंड वायर का रेजिस्टेंस निकाल लें थीटा टेम्परेचर पे, तो क्या होगा आर नॉट 1 का और आर नॉट किसका, सेकंड का, इनटू क्या होगा 1 प्लस अल्फा थीटा और उसमें क्या होगा 1 प्लस इसका अल्फा कितना है माइनस बीटा, तो माइनस बीटा थीटा। ये दोनों वैल्यू निकल कर आ गई। अब ये कह रहा है कि इनको सीरीज में जोड़ दिया, इनको सीरीज में जोड़ेंगे तो इनका इक्विवेलेंट सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो देखिए अगर हम इनको दोनों वायर को सीरीज में जोड़ दें तो उसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा सीरीज का R1 प्लस R2। तो R1 थीटा टेम्परेचर पर और R2 थीटा टेम्परेचर पे। अब R1 की वैल्यू थीटा टेम्परेचर पे क्या थी, R1 प्लस R1 क्या है, कौन सा ये R नॉट 1 कह सकते हैं। ठीक है, तो R नॉट 1 इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा प्लस, अब इसकी बात करें R2 थीटा की तो होगा R नॉट 2, आर नॉट मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, 2 मतलब सेकेंड रेजिस्टेंस का, सेकेंड वायर का। चलिए तो आर नॉट 2 इंटू 1 प्लस बीटा, प्लस नहीं क्या था यहाँ माइनस, तो 1 माइनस बीटा थीटा। तो दोनों ये सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस आ गया। अब इसको अगर हम थोड़ा सोल्व करें तो क्या करें, थीटा को जरा एक तरफ ले जाएं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे R1, इसको R1 को अंदर मल्टीप्लाई करिए और R2 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो ये आएगा R1 प्लस R2 और साथ में क्या आएगा R प्लस का आएगा R1 अल्फा थीटा और ये माइनस का आएगा R2 बीटा थीटा। इसमें भी थीटा और थीटा दोनों में कॉमन होगा तो वो थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा R1 अल्फा और माइनस का बचेगा R2 बीटा। ये वैल्यू निकल कर आई। अब ये कह रहा है कि जो नेट रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, और जब टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट तो कब हो सकता है, जब ये वाली टर्म्स क्या हो जाए जीरो, ये अगर ये टर्म्स क्या होगी जीरो, तभी ये क्या होगा सिर्फ नेट रेजिस्टेंस थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर पे कब डिपेंड नहीं करेगा, जब ये टर्म्स पूरी क्या हो जाए जीरो। ये पूरी टर्म्स जीरो कब होगी, जब ये टर्म्स क्या हो जाए जीरो हो जाए, और ये जीरो कब होगी, ये दोनों क्या हो जाए इक्वल। तो देखिए इफ नॉट रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए जीरो। तो ये वैल्यू जीरो होनी चाहिए, और जीरो ये वैल्यू जीरो कब होगी, ये वैल्यू जीरो तब होगी जब क्या होगा R1 अल्फा और R2 बीटा क्या होने जाए इक्वल हो जाए। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आपस में माइनस होकर क्या हो जाएंगे जीरो। तो R1 अल्फा इक्वल होना चाहिए R2 बीटा के। तो बस यहाँ से हमें क्या निकालना था, रेशो निकालना था किसका, R1 अपॉन R2 का। R1 R2 भी क्या है, ये R1 रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, R2 रेजिस्टेंस है किस पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो उसका रेशो कितना आ जाएगा, अगर R1 अपॉन R2 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम प्रॉब्लम करें तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, ये कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज सेम। दो वायर हैं जिनके रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है सेम, मतलब दोनों के R नॉट क्या है सेम है, मतलब R नॉट 1 इक्वल होगा R नॉट 2 के। तो रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज सेम एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2। इफ these two wire are connected in series then calculate equivalent temperature coefficient of these in series। ये कह रहा है दो वायर हैं जिनका रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इक्वल है और उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट एक का अल्फा 1 और एक का अल्फा 2 है। अब ये कह रहा है कि इनको अगर मैं सीरीज में जोड़ दूँ और सीरीज में जोड़ने के बाद जो इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर मैं बात करूं R1 की किस पे, थीटा टेम्परेचर पे, तो वो क्या होगा R नॉट 1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 इंटू थीटा। दूसरा R2 थीटा टेम्परेचर पे, तो क्या होगा R नॉट 2 इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा। मगर R नॉट 1 और R नॉट 2 उसने क्या कर रखा है इक्वल है, उसने कहा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों के टेम्परेचर सेम है, तो इसलिए इसको भी R नॉट लिख दिया और इसको भी क्या लिख दिया R नॉट। अब वो इसको इन दोनों को किस में जोड़ दिया गया, सीरीज में, और सीरीज में जोड़ दिया तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा R1 थीटा प्लस R2 थीटा, दिस प्लस दिस। चलिए और दिस प्लस दिस होगा तो आप देखिए वैल्यू रख लीजिए इनकी, इसकी वैल्यू कितनी है R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा 1 थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा 2 थीटा। चलिए तो बस अब तो बात खत्म हो गई।
तो आर नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर नॉट ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2R0 इंटू R0 थीटा में कॉमन ले लूँ तो ये होगा α1 प्लस α2। अब इसको हमें कंपेयर करना है क्योंकि हमें क्या निकालना है कि जो फाइनल कंडक्टर आया सीरीज कॉम्बिनेशन से उसका फाइनल टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा। तो इसको किस फॉर्म में बनाइए, इसको बनाइए कि आर थीटा इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस एल्फा थीटा, मतलब 1 प्लस एल्फा की फॉर्म में बनाइए। तो 1 प्लस एल्फा की फॉर्म में कब बनेगा, यहाँ पे 1 कब आएगा, जब 2R0 क्या ले लूँ कॉमन। अब यहाँ 2R0 तो नहीं है, यहाँ R0 तो है, तो 2 बना लेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर दो और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 1 की फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो R0 अगर 2R0 में कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस क्या बचेगा, R0 बाहर गया कॉमन 2R0, तो यहाँ आएगा थीटा इंटू α1 प्लस α2 बाई टू क्यों, क्योंकि जब यहाँ से 2R0 कॉमन लिया था तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा 2, और 2 बना, यहाँ ऊपर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या करेंगे 2 की डिवाइड। तो यहाँ क्या आ गया होगा 1 प्लस थीटा इंटू α1 प्लस α2 बाई 2। अब इसको कंपेयर कर दो, जो नेट रेजिस्टेंस, अगर कंपेयर द नेट रेजिस्टेंस विद, अगर नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया, किसी भी ज्वाइनिंग जो फाइनल कंडक्टर बना उसका अगर नेट रेजिस्टेंस क्या हो कि आर थीटा इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस एल्फा थीटा, तो इससे अगर कंपेयर करें तो अल्फा की वैल्यू की इसमें कितनी आएगी, α1 प्लस अल्फा बाई 2 आएगी। तो नेट जो इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट है किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन से जो कंडक्टर मिला उसका इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, अल्फा नेट कितना आ जाएगा, α1 प्लस α2 बाई 2। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये वाली फॉर्म हमें क्या बनानी पड़ेगी, इस फाइनल रिजल्ट में ये वाली फॉर्म बनानी पड़ेगी। जब ये वाली फॉर्म बनाएंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस पे कैसे होगा। इस पे कुछ बेसिक सी प्रॉब्लम बताई हैं जो कॉमन प्रॉब्लम है, सभी बुक में मिल जाती हैं, मगर ये इंपॉर्टेंट हैं और डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में ऐसे कैसी आने लगेंगी अब, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स।